नमस्कार। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक बेहद गंभीर और सामयिक मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव खत्म ही हुए थे कि सिकंदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा भाषण दिया जिसने अचानक से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। देखिए, एक तरफ तो ईरान युद्ध और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव की वजह से एक बड़ा वैश्विक संकट मंडरा रहा है, और ठीक उसी समय प्रधानमंत्री ने देशवासियों से पेट्रोल, डीजल, सोना और यहां तक कि खाने का तेल बचाने की एक बहुत ही अप्रत्याशित अपील कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे की असली कहानी क्या है। आइए बिना किसी देरी के सीधे तथ्यों पर चलते हैं और इस पूरी स्थिति को समझते हैं। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की आदतों को बहुत ही सामान्य मान लेते हैं, है ना? जैसे अपनी कार से ऑफिस जाना या फिर त्योहारों और शादियों के सीजन में सोने के गहने खरीदना। लेकिन आज हमारी ये बिल्कुल आम सी आदतें सीधे तौर पर उस बड़े वैश्विक संकट से जुड़ गई हैं जो मध्य पूर्व में पनप रहा है। क्या हमें सच में आने वाले कुछ चुनौतीपूर्ण दिनों के लिए अपनी जीवन शैली में भारी बदलाव करने होंगे? यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस वक्त हर विशेषज्ञ और आम नागरिक के दिमाग में घूम रहा है। आज के इस चर्चा को हमने 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, पीएम मोदी की अप्रत्याशित अपील। दूसरा, इसके पीछे का जियोपॉलिटिकल ट्रिगर यानी भौगोलिक राजनीतिक कारण। तीसरा, आयात और विदेशी मुद्रा का संकट। चौथा, तेल, सोना और भोजन का पूरा गणित। और पांचवा, इस पर मिल रहा राजनीतिक समर्थन और तीखी आलोचना। तो शुरुआत करते हैं पहले भाग से, पीएम मोदी की अप्रत्याशित अपील। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में बहुत ही स्पष्ट रूप से 4 प्रमुख अपीलें की हैं। पहली चीज, पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम से कम करें और जहां तक हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाएं। दूसरी बात, और सच कहूं तो ये शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी, उन्होंने देश हित में आग्रह किया कि अगले 1 साल तक घर में कोई भी कार्यक्रम हो, सोने के गहने बिल्कुल ना खरीदें। तीसरी अपील खाने के तेल का इस्तेमाल घटाने की थी, और चौथी सबसे खास बात, ईंधन बचाने के लिए लोगों से फिर से वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग्स की तरफ लौटने की सलाह दी गई। साथ ही गैर जरूरी विदेश यात्राएं टालने को भी कहा गया। देखिए, ये सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक भाषण नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा और विदेशी मुद्रा बचाने की एक बहुत ही गंभीर गुहार थी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, आखिर इसका जियोपॉलिटिकल ट्रिगर क्या है? सारा खेल यहीं से शुरू होता है। ईरान युद्ध के कारण होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री जहाज़ों की आवाजाही बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। अब इसे कोई आम समुद्री रास्ता समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। पूरी दुनिया की तेल सप्लाई का लगभग 20% हिस्सा इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। अब हम सब जानते हैं कि भारत के पास अपने कोई बहुत बड़े तेल के कुएं तो हैं नहीं, और हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए इसी होर्मुज स्ट्रेट से आने वाली सप्लाई पर भारी रूप से निर्भर हैं। जाहिर है, जब इस रास्ते पर कोई भी रुकावट आती है तो भारत की पूरी ऊर्जा सुरक्षा सीधे खतरे में पड़ जाती है। और मामला तब और बिगड़ गया जब पीएम मोदी के भाषण के कुछ ही घंटों बाद एक बड़ी खबर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की तरफ से भेजे गए युद्ध खत्म करने के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज कर दिया। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ये जो युद्ध और अनिश्चितता का माहौल है, ये अभी और लंबा खिंचने वाला है। और सच मानिए, ये न सिर्फ भारत बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी और शेयर बाजारों के लिए एक बहुत ही डरावनी खबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, आयात और विदेशी मुद्रा संकट। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं। 9 मई 2026 तक भारत का अनुमानित विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 690.6 अरब डॉलर आंका गया है। सुनने में ये एक बहुत ही बड़ी और सुरक्षित रकम लगती है ना, लेकिन अर्थशास्त्रियों की माने तो संकट के समय में ये भंडार रेत की तरह मुट्ठी से फिसल सकता है। सरकार की चिंता का सबसे बड़ा कारण यही विदेशी मुद्रा है, जो डॉलर के रूप में लगातार हमारे देश से बाहर जा रही है। जब हम महंगी दरों पर बाहर से सामान आयात करते हैं तो जाहिर है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटता है और सीधा असर हमारे रुपए पर पड़ता है, जो कमजोर होने लगता है। अब आते हैं चौथे भाग पर, तेल, सोना और भोजन का असली गणित क्या है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के आंकड़े बताते हैं कि भारत ने केवल कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर 144 बिलियन डॉलर खर्च किए। ये कोई छोटी रकम नहीं है। विशेषज्ञ बिल्कुल साफ शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं कि अगर होर्मुज स्ट्रेट की नाकाबंदी ऐसी ही चलती रही और कच्चे तेल की कीमत 110 या 120 डॉलर प्रति बैरल के आसपास बनी रही, तो देश का वित्तीय घाटा और महंगाई दोनों आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। और बिल्कुल यही वो वजह है जिसके चलते पेट्रोल डीजल बचाने और वर्क फ्रॉम होम पर लौटने जैसी बातें कही जा रही हैं। अब जरा सोने के आयात की इस तुलना पर नजर डालते हैं। यहाँ एक बहुत ही भारी उछाल साफ देखा जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2023 के
45.54 बिलियन डॉलर के मुकाबले 2024-25 में ये आंकड़ा 13.7% बढ़कर 51.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। हम हर साल लगभग 800 से 900 टन सोना विदेशों से खरीदते हैं। अब समझने वाली बात यह है कि आयातित सोने पर खर्च होने वाला हर $1 हमारे रुपए को कमजोर करता है। तो प्रधानमंत्री की वो जो 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील थी, वो दरअसल कोई पारिवारिक सलाह नहीं, बल्कि हमारे रुपए को बचाने की एक बहुत बड़ी आर्थिक चेतावनी है। और बात सिर्फ सोने या पेट्रोल तक ही सीमित नहीं है, हमारी रसोई तक भी संकट की आंच पहुंच रही है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 55 से 60% खाद्य तेल इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देशों से मंगवाता है। हम जो रोज खाने में तेल इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमत चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश से बाहर चला जाता है। इसीलिए अपील की गई कि खाने के तेल का उपयोग कम किया जाए, जिसे सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था और खुद की सेहत दोनों से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े उर्वरक यानी फर्टिलाइजर उपभोक्ताओं में से एक है। युद्ध की वजह से ग्लोबल मार्केट में प्राकृतिक गैस महंगी हो गई है और शिपिंग लाइंस भी डिस्टर्ब हुई हैं। इसका सीधा असर यूरिया और डीएपी जैसे उर्वरकों की कीमत पर पड़ता है। भारत में किसानों को सस्ती खाद देने के लिए सरकार जो भारी भरकम सब्सिडी देती है, वो अंतर्राष्ट्रीय दाम बढ़ने की वजह से अनियंत्रित रूप से बढ़ सकती है। और यही कारण है कि किसानों से केमिकल फर्टिलाइजर्स पर अपनी निर्भरता कम करने की अपील की जा रही है। अब चलते हैं हमारे 5वें और आखिरी भाग की ओर, राजनीतिक समर्थन और तीखी आलोचना। जाहिर है, इस तरह की अप्रत्याशित अपीलों पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तो आनी ही थीं। विपक्ष का रुख इस पर काफी सख्त है। कांग्रेस का कहना है कि 12 साल सत्ता में रहने के बाद अब जनता को ये बताना कि उन्हें क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं, सीधा सीधा सरकार की नाकामी का सबूत है। उनका आरोप है कि सरकार अर्थव्यवस्था को संभालने में अपनी जवाबदेही से बच रही है और सारा बोझ आम नागरिकों के कंधों पर डाल रही है। वहीं शिवसेना यूबीटी की तरफ से यह सुझाव आया कि जनता से इस तरह का त्याग मांगने से पहले सरकार को खुद पहल करनी चाहिए, जैसे मंत्रियों के लंबे काफिलों और बड़ी चुनावी रैलियों पर रोक लगाकर सबसे पहले खुद पेट्रोल डीजल की बचत करके दिखानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष का नजरिया इससे एकदम अलग है। सरकार इसे एक बेहद दूरदर्शी कदम के रूप में पेश कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका समर्थन करते हुए स्पष्ट किया कि इस भयंकर वैश्विक संकट के दौर में ये अपील एक बहुत ही जरूरी रोडमैप है। उनका तर्क है कि अगर हम अभी से वर्क फ्रॉम होम, प्राकृतिक खेती और तेल सोने की बचत जैसी आदतें अपनाते हैं, तो भविष्य की वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत एक बेहद स्थिर, सशक्त और पूरी तरह से आत्मनिर्भर राष्ट्र बनकर उभरेगा। तो इन सब बातों के बाद अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां हमें यह सोचना ही होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था इन वैश्विक झटकों के प्रति कितनी संवेदनशील है। क्या प्रधानमंत्री की अपील सच में भारत को लंबी अवधि में ऊर्जा सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने का एक सुनहरा अवसर है, या फिर क्या ये इस बात की एक बहुत ही गंभीर आर्थिक चेतावनी है कि आज की इस अस्थिर और अनिश्चित दुनिया में आयात पर हमारी ये भारी निर्भरता अब बिल्कुल भी टिकाऊ नहीं रह गई है। इस सवाल का असली जवाब तो आने वाले महीनों में वैश्विक हालात ही तय करेंगे। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।